आजम खान लौट आए हैं। मान साहब, चूंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, विधानसभा 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो आजम खान के आने से आपने देखा कि 100 से ज़्यादा गाड़ियां उनके काफिले में थी जब जेल से वो छूट करके बाहर आए। तो इसका कितना इम्पैक्ट 2027 में पड़ेगा कि आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं। यूपी में मुस्लिमों के नेता के रूप में वो अपने आप को एक छत्र नेता के रूप में खुद आजम खान देखते हैं। देखिए, आजम खान तो पुष्पटाका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य संदीपन और आप देख रहे हैं मिडनाइट एक्सप्रेस। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में जनपद बागपत के बड़ौत में मौजूद हूं और मेरे पास जो शख्सियत है इनका नाम है सुधीर मान। बड़ौत से नगर पालिका परिषद बड़ौत का जो चेयरमैनशिप का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे बहुत अच्छे से लड़ चुके हैं। बिल्डर एसोसिएशन गाजियाबाद के प्रेसिडेंट हैं। आइए बात करते हैं सुधीर मान साहब से और जानने का प्रयास करेंगे कि भविष्य की इनकी योजनाएं क्या हैं, जनहित के लिए इनके द्वारा जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका ब्यौरा भी आपके सामने रखेंगे। सुधीर जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। और मैं मिडनाइट के दर्शकों को धन्यवाद बोलना चाहता हूं। मान साहब, आपने बड़ौत नगर पालिका एक जनपद बागपत की सबसे बड़ी नगर पालिका मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर यहाँ से चेयरमैनशिप के लिए फाइट किया था, चुनाव लड़ा था। जी जी। हालांकि आप बहुत कम मतों के अंतर से पीछे रह गए, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ से आपके सामने रखता हूँ उसी को लेकर के। जब पूर्व में चेयरमैन शिप जो है बीजेपी की झोली में गई थी, तब कितने वोट बीजेपी कैंडिडेट को मिले थे और आपको हार के बावजूद कितने वोट आपको मिले? देखिए, जब पिछली बार हमारी पार्टी चुनाव जीती थी, उसमें अमित राणा जी जो चेयरमैन बने थे, उन्हें लगभग 17,500 वोट मिली थी और वे बड़ौत के चेयरमैन बने थे। मुझे 22,000 वोट के करीब मिली और मैं चुनाव हार गया। कोई बात नहीं। और ये तो जनता का हमें आशीर्वाद मिला, जनता का प्यार मिला और हमारे पास 5,000 वोट हमें बढ़ के मिले। तो कहने का मतलब ये है कि जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट बढ़ के मिले, लेकिन सामने से क्या हुआ कि जो सामने पहले त्रिकोणीय चुनाव होता था, मुस्लिम कैंडिडेट होता था। सलीम भाई पिछली बार 15,000 वोट लेके गए थे अमित राणा चेयरमैन के। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं हुआ, जिस कारण से चुनाव आमने सामने हुआ और उसमें मुस्लिम मतदाताओं ने विरोधी पार्टी का समर्थन किया और मुझे चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। एक कारण और भी रहा कि मुझे पार्टी की तरफ से समय कम मिला, लोगों से मिलने का समय कम मिला। 10-11 दिन के करीब मुझे मिले। मतलब चुनाव की तैयारी के लिए समय कम मिला? जी जी। अगर हमें 10-5 दिन और मिल गए होते तो चुनाव का रिजल्ट और बेहतर होता और शायद हम चुनाव जीतते। मान साहब, आप चुनाव नहीं जीत पाए, ठीक है, एक अलग सब्जेक्ट हुआ। बावजूद इसके कुछ योजनाएं आपके द्वारा जनहित में फिर भी चलाई जा रही हैं। व्यक्तिगत स्तर पे आप वो सब प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जैसे रामलीला पिछले 10-12 सालों से बंद थी यहाँ मुख्य रूप से, वो दोबारा से स्टार्ट करें। तो जैसा चर्चा है या जैसा बताया गया कि सुधीर मान जी ने वो रामलीला दोबारा से शुभारंभ उसका करा है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी दें। जी, जब मैंने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, तो हिंदुत्व का चेहरा होने के नाते, क्योंकि मुझे मैं सनातनी हूँ और सनातन धर्म के अनुसार अगर बड़ौत शहर सनातनियों का शहर है और अगर यहाँ पे रामलीला नहीं हो रही थी तो इससे मुझे बहुत कष्ट हुआ और मैंने ये प्रण लिया कि नहीं, बड़ौत में रामलीला होगी। मैंने बड़ौत के जो जिम्मेदार लोग थे उन लोगों को इकट्ठा किया, उन लोगों से बात की और उन लोगों ने मेरी बात का मान रखा और रामलीला कराने का उन्होंने संकल्प लिया। और पिछले साल हम लोगों ने रामलीला का शुरुआत किया और सी फील्ड में जैन कॉलेज के, और काफ़ी संख्या में लोग रामलीला देखने के लिए आए। इस बार और अच्छा ये रहा कि इस बार जो ठाकुर द्वारा जी में रामलीला नहीं हो रही थी, वहाँ पर भी रामलीला शुरू हुई। इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। सनातन धर्म के अनुसार रामलीला होनी चाहिए। अभी 2 हुई है और मैं आशा करता हूँ कि 2 की 3 और 4 भी होनी चाहिए। मान साहब, इसके अलावा भी एक
मुझे जो जानकारी मिली थी कि बच्चियों के लिए आपने कोई घोषणा की है जी। बड़ौत में, जो गरीब बच्चियां हैं, जी, उसके जी, बारे में जी, मैं जी। आपसे ही सुनना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि जी, वो जी। क्या योजना है जो आपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर आरंभ की है। जी जी। देखिए, मैं बड़ौद शहर को अपना घर मानता हूँ। घर नहीं, बड़ौद शहर मेरे लिए एक मंदिर के समान है। यहाँ पे मेरा मन, जब आज अभी रामलला में धनुष यज्ञ हुआ, भगवान रामचंद्र जी का विवाह हुआ, तो उस दिन बैठे हुए मेरे मन में कुछ बात आई और वो मैंने स्टेज से रखी। मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं आने वाले साल में जब रामलला होगी और उसमें भगवान रामचंद्र जी का शादी का मंचन होगा, तो उसमें हम 5 गरीब कन्याओं की मैं शादी कराने का निर्णय लिया है। और इसमें मैं जल्दी एक कमेटी बनाऊंगा जिसमें बड़ौद शहर की कुछ जो गरीब लड़कियां हैं जो वाकई पात्र हैं उनका सिलेक्शन हो, और उनको हम 1-1 लाख रुपए का चेक हर साल उसमें रामलला वाले दिन देंगे। मान साहब, भारतीय जनता पार्टी में आप हैं, अच्छे लेवल पे आपकी पहचान है भारतीय जनता पार्टी में, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आगामी जो चुनाव है पंचायत स्तर के, उसमें पार्टी ने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है। मैं चाहूंगा कि उसकी जानकारी भी आप सुन दें। मुझे छपरौली ब्लॉक का प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया है, और मैं अपनी पार्टी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है मैं उसका पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और निश्चित रूप से छपरौली ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। विधानसभा चुनाव 2027 में प्रस्तावित हैं उत्तर प्रदेश के। अंतिम चरणों में बड़ौत नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए टिकट आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, और बिल्कुल आपने सही कहा कि 10 या 12 दिन पहले आपको टिकट मिला था। इस बार बड़ौत विधानसभा से टिकट की दावेदारी में कौन कौन है? आप टिकट की दावेदारी में हैं या नहीं, मैं स्पष्ट रूप से आपसे पूछ रहा हूं मान साहब। देखिए, जब हमने समाज सेवा जो भी करता है या जो राजनीति में आता है, अगर झूठ बोलता है, अगर वो कहता है कि मैं दावेदार नहीं हूँ, मैं भी दावेदार हूँ, और मेरे साथ में और भी लोग दावेदार होंगे। आप केवल दावेदार हैं या टिकट को माना जाए कि सुधीर मान को मिल रहा है 2027 विधानसभा में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी दावेदार हूँ और भी दावेदार हैं। पार्टी संगठन जिस पे बनाएगा, निर्णय लेगा, पार्टी संगठन के साथ है। पार्टी संगठन हमें चुनाव लड़ाएगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी संगठन अगर हमें कहेगा कि आपको चुनाव में जाना है तो क्यों नहीं जाएंगे। मुझे लगता है राष्ट्रीय लोकदल का आपका गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, अगर टिकट सुधीर मान को मिलता है तो क्या माना जाए 2027 में भी बड़ौत विधानसभा से जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी? 100% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सब लोग मिलकर के ये सीट जरूर भारतीय जनता पार्टी पे आएगी। ये पहले 2 बार भारतीय जनता पार्टी पे आ चुकी है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पर ही रहेगी। मान साहब, अब 1-2 सवाल थोड़ा सा मैं सट पूछ रहा हूँ, जनहित से जुड़ा हुआ है। अब तक तो राजनीतिक बातें हुई। बड़ौत में 2 पुलों का निर्माण शुरू हुआ, रेलवे ओवरब्रिज का। एक बिनौली रोड पे जो है बनना था, और दूसरा मुजफ्फरनगर वाले रोड पे जो बुढ़ाना शामल एनक्लेव जहां हम बैठे हैं इस वक्त, क्या स्थिति है? मतलब आपकी सरकार जो है कब तक इन्हें पूर्ण कर रही है? देखिए, हमने बिनौली रोड वाला पुल हमारी सरकार ने तैयार कर दिया और जनता के लिए खोल दिया है। और अभी ये जो बिजरोल रोड वाला फ्लाईओवर है, इस पे भी काम पूरी तेजी से चल रहा है, और जल्दी 4 से 5 महीने के अंदर इसको भी जनता के लिए खोल दिया जाएगा। एक बड़ी समस्या है बिनौली रोड की, मैं वो भी आपके सामने रख दूं, चूंकि आप स्टेट में भी लखनऊ तक दखल रखते हैं और सेंटर में भी दिल्ली तक दखल रखते हैं, आना जाना रहता है आपका। बिनौली रोड की बात करें तो वहाँ नाले की बहुत बड़ी समस्या है, विशेषकर चौधरी चरण सिंह विहार एक कॉलोनी है, बड़ी कॉलोनी है, और सड़क पर भी देखा जाए तो बहुत बुरी स्थिति पानी की, जल भराव की है वहाँ। इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं मान साहब? देखिए, मेरे पास चरण सिंह बिहार के कुछ व्यक्ति आए थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया भी था और मौके पे दिखाया था कि वहाँ पे वाकई लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, और जो काम नगर पालिका को करना चाहिए वो नगर पालिका उस काम को नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी मैं
पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से संपर्क में हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से ये नाला बन जाए। मैं इसके लिए लखनऊ भी अभी जाऊँगा और अपने उच्च अधिकारियों से बात करूँगा। कुछ शिकायतें मिलती रहती हैं हमें भी कि बड़ौत में गंदगी भी है कुछ जगहों पर। तो राष्ट्रीय लोकदल तो आपकी सहयोगी है, चेयरमैनशिप राष्ट्रीय लोकदल के पास है, भले ही वो चुनाव के बाद सहयोगी बनी है, नगर पालिका चुनाव के बाद। तो क्या आप प्रयास करेंगे उस स्तर पे भी कि जो गंदगी वगैरह की समस्याएं हैं बड़ौत में, उसका भी निराकरण हो? देखिए, ये हमारे जो चेयरमैन साहब हैं ये भी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन थोड़ा इनका ध्यान बड़ौत की तरफ थोड़ा कम है। लेकिन हम कोशिश करेंगे इनको सही तरीके से लेकर के आएँ और ये बड़ौत पे जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ये बड़ौत पे ध्यान दें। बड़ौत में वाकई बहुत गंदगी है। बड़ौत के नहर की स्थिति बहुत ख़राब है, रास्ते बहुत ख़राब हैं और मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा जो जो इंटीरियर में सड़कें हैं, जो गलियां हैं, गली सारी उखड़ी पड़ी हैं। जो बड़ौत शहर की नालियां हैं, नालियां भी नहीं हैं। निकासी का पानी सड़कों पे रहता है। समस्याएं तो बहुत हैं। अगर चेयरमैन साहब उनको दुरुस्त करेंगे तो ज़रूर ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके मन में कोई ऐसा विकास का काम करने की मन में इच्छा है। आपके साझेदार हैं राजनीतिक, दिल्ली तक भी बात जाएगी, लखनऊ तक भी जाएगी ये बात। आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्हें, राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हैं और चेयरमैन साहिबा जो यहाँ की हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली तक और लखनऊ तक जाने पे आपका नुकसान हो जाए? मान साहब, देखो, मैं नुकसान से नहीं डरता, जो सच्चाई है वो मैं बोल दिया। वाकई जो है, आप जाकर के बात करिए, जनता त्रस्त है और चेयरमैन अपने काम पे जो जिस तरीके से उन्हें जिम्मेदारी जनता ने दी थी, शायद मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके से भाजपा अपनी बड़ौत के लिए काम कर रहे हैं। मान साहब, ये तो हुई राजनीति की बातें, विकास की बातें। कुछ आपके बिजनेस से संबंधित अब मैं, आपने एक बहुत अच्छा, इसमें दो राय नहीं कि कभी जनपद बागपत में किसी ने सोचा नहीं था कि वेल प्लान कॉलोनियां बसाई जाएंगी। एक शुरुआत होती है शाहमल एनक्लेव से, आपका परिवार शुरू करता है शाहमल एनक्लेव को, और जिसे एक सिस्टमेटिक, बल्कि कहें कि वीवीआईपी कॉलोनी जो डेवलप हुई वो आपकी फैमिली ने की, आपके ब्रदर ने की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। कौन कौन सी योजनाएं हैं आपकी जो आप वेल प्लान कॉलोनियां बसा रहे हैं जनपद बागपत में? देखिए, मेरा मन है कि बड़ौत को एक स्मार्ट सिटी बनाया जाए। मेरा अगर पार्टी मुझे, अगर जनता यहाँ की मुझे मौका मिल जाता है इस बार, तो जो मेरी प्लानिंग थी या जो मैं आगे करना चाहता हूँ बड़ौत के अंदर दो बड़ी समस्याएं हैं। एक वाटर लॉगिंग की समस्या है, बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी पुरानी है और ये काफ़ी पुरानी है। ये समस्या सिर्फ और सिर्फ सीवर लाइन डल के ही पूरी हो सकती है। मेरी मांग है, आज के चेयरमैन से भी है, सरकार से भी है, कि बड़ौत में सीवर लाइन की व्यवस्था करी जाए। बड़ौत से विधायक मंत्री हैं, आपकी सरकार में मंत्री हैं केपी मलिक साहब। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे मंत्री साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपने सांसद जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे बड़ौत में सीवर लाइन डलवाएं। वे बड़ौत में जो हमारा सबसे बड़ी दूसरा मुद्दा हमारा जो उसका है पार्किंग का, वो बड़ौत में पार्किंग नहीं है, जिस वजह से बाजार में जाम रहता है। हाँ, ये बड़ी लंबी समस्या है, बहुत लंबी और पुरानी समस्या। मान साहब, आपने खुद इस सब्जेक्ट को छेड़ा है कि पार्किंग ना होने की वजह से तमाम, भले मार्केट की बात करें, बिनौली रोड की बात करें या जैन कॉलेज के सामने की बात करें, तमाम समय जाम लगा रहता है दिन में जी। और इसकी समस्या का समाधान भी हमारी नगर पालिका को खोजना चाहिए। और ये बहुत विकराल रूप ले चुकी है, और इसमें जो जाम की सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है इस जाम से, वो हमारे व्यापार भाइयों के लिए आ रही है। व्यापारी भाइयों का जो व्यापार नहीं के बराबर हो गया है, बाजार में इतनी महंगी दुकानें लेके बैठे हुए हैं और उनका व्यापार जो जीरो है वो सिर्फ और सिर्फ जाम की वजह से है और पार्किंग की वजह से है। अगर पार्किंग की समस्या ठीक हो गई तो हमारा व्यापार भी 50 से 60% बढ़ जाएगा। आजम खान लौट आए हैं मान साहब, चूंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, विधानसभा 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो आजम खान के आने से आपने देखा कि 100 से ज़्यादा गाड़ियां उनके काफिले में थी जब जेल से वो छूट करके बाहर आए। तो इसका कितना इम्पैक्ट 2027 में पड़ेगा कि आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं? यूपी में मुस्लिमों के नेता के रूप में वो अपने आप को एक छत्र नेता के रूप में खुद आजम खान देखते हैं। देखिए, आजम खान तो फुस पटाखा है, उसका काम हो चुका है, वो जेल में रह चुका है। वो एक अब जो है वो
उसको कोई भी अब ऐसा कुछ नहीं है, उसे डरने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी आजम खान जैसे बहुत हैं जो उन्होंने अभी जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था उसमें आजम खान ने जो रोल किया, ऐसे वो उसकी हिम्मत अब नहीं होगी कि ऐसा रोल कर दे, और वो तो जमानत पे है, फिर अंदर चला जाएगा। मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाहर रहने नहीं देगी आजम खान साहब को? नहीं, फिर अंदर जाएगा। मान साहब, 2027 के चुनाव में गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से लौट के आएगी और बाबा जी हैट्रिक लगाएंगे उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी इस बार सीट बढ़ा के आएगी, आप मेरे से लिख लें। उधर तो कहीं बिहार में आर के सिंह आपसे अलग जा रहे हैं, अभी एक उत्तर प्रदेश में विधायक के भाई ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है अपनी पार्टी के ऊपर ही। देखिए, इनसे कुछ नहीं होता। बाबा जी की लोकप्रियता, हमारे योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता, हमारे मोदी जी की लोकप्रियता के सामने हर चीज गौण है। जितनी वोट मिल रही है, जो नेताओं को हमारी वोट मिल रही है, वो बाबा आदित्यनाथ के कारण मिल रही है। बाबा आदित्यनाथ ने जितने बदमाशों को, जितने गुंडों को एनकाउंटर किया, सब लोगों को अंदर किया, आज माफिया राज खत्म हो चुका। चाहे बड़े बड़े जितने माफिया थे, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो दूसरे बड़े बड़े आतंक फैलाने वाले गुंडे हो, सब या तो जेल के अंदर हैं या वे ऊपर पहुंच चुके हैं। और जनता को सिर्फ और सिर्फ बाबा जी चाहिए। जनता बहुत खुश है बाबा जी के राज में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बन रही है और ज़्यादा वोटों के साथ बन रही है। एक अभी बाबा जी की सरकार ने एक फैसला लिया है कि जाति, वो हालांकि कोर्ट का भी उसमें दखल है कि जाति सूचक शब्द जो है वो गाड़ियों से हटाए जाएं, जबकि जो विपक्ष है, भले ही वो कांग्रेस है, भले ही वो समाजवादी पार्टी है, वो उसका विरोध कर रहे हैं जाति सूचक शब्दों को हटाने का। और मान साहब, चूंकि आप, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप स्टेट की राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश की, आप इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? बड़ा गंभीर सवाल है ये। देखिए, जो विपक्ष है वो जातिवादी की राजनीति करता है, वो तोड़ने की राजनीति करता है। हम तो जोड़ने की राजनीति करते हैं। हम कहते हैं कि सभी लोग एक हैं, एक ही, हमारी कोई जाति नहीं, हमारा कोई मजहब नहीं, हम सब भारतीय हैं। और भारतीय जो हमारा मूल संगठन है आरएसएस, वो भी यही सिखाता है कि हम सब भारतीय हैं और जातिवाद इसमें बीच में नहीं होना चाहिए। मैं भी जातिवाद के खिलाफ हूँ। मैं एक वाल्मीकि में और एक ब्राह्मण में या एक जाट में मैं कोई फर्क नहीं मानता। मैं वाल्मीकि के घर पे भी खाना खा सकता हूँ, मैं किसी बड़ी बिरादरी के यहाँ भी जाके खाना खा सकता हूँ। मैं खुद सोचता हूँ कि जातिवादी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक ही हमारा मकसद होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और नेशन फर्स्ट, भारत फर्स्ट, और राष्ट्रीयता के आगे बाकी सब गुण हैं। हमारे माध्यम से मान साहब, कुछ क्षेत्र की जनता को आप संदेश देना चाहें या कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं बड़ौत नगर को एक विकसित शहर के रूप में देखना चाहता हूँ। उसके लिए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, उनको एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजना चाहिए और एक ग्रेटर बड़ौत के नाम का प्रस्ताव होना चाहिए। एक सरकार एक लैंड एक्वायर करे, उसमें सेक्टर की तरह प्लॉट कटें, उसमें आपके कमर्शियल प्लॉट कटें, उसमें आपके जो है ना बच्चों के खेलने के पार्क हों, उसमें बच्चों के पढ़ाई के स्कूल हो। और इस तरीके से मेरा एक सपना है कि बड़ौत को एक नोएडा और गाजियाबाद की तरह डेवलप हो। इसमें अभी हमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। और अगर मैं आपके मंच के माध्यम से भी बोलता हूँ, अगर हमारी बड़ौत के चेयरमैन को मेरी ज़रूरत है, जैसे हम साथी भी हैं, तो मैं मिल के भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर वे मुझे किसी काम के लिए बोलेंगे तो मैं उनके साथ में कदम से कदम मिला के चलने के लिए भी तैयार हूँ, अपने बड़ौत शहर के लिए। मान साहब, मिडनाइट एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, ये हमारे साथ थे सुधीर मान साहब, जो नगर पालिका बड़ौत का चेयरमैनशिप का चुनाव अध्यक्ष पद का भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ चुके हैं। इन्होंने अपनी कुछ योजनाएं बताई हैं भविष्य के लिए, राजनीतिक योजनाएं भी और सामाजिक योजनाएं भी। आप
इस वीडियो को देखने के बाद में अपने कमेंट से हमें अवगत कराएं। आपका क्या रुख है, क्या राय आपकी सुधीर मान साहब के बारे में है। धन्यवाद।